गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम ग्रेविटेशनल चैप्टर को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं और ये ग्रेविटेशनल चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है फिजिक्स में। और इस चैप्टर के ऊपर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं नेट JEE एंड बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में। और साथ साथ में बच्चों ये ग्रेविटेशनल चैप्टर में हम लोगों को कुछ लॉज वगैरह हमको अंडरस्टैंड करना है। तो आइए इस चैप्टर की डेप्थ में हम जाते हैं। तो ये ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, राइट ना। तो यहाँ पे मैं चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। और बच्चों एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो चैप्टर है ये 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप इस चैप्टर के जितने भी नंबर ऑफ लेक्चर्स बनेंगे आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, राइट ना। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है, राइट। तो आइए सबसे पहले हम ग्रेविटेशन को समझते हैं। तो ग्रेविटेशन को समझने के पहले सबसे पहले हमको मास को समझना पड़ेगा, राइट। तो आइए यहाँ पे मासेस को हम समझते हैं। अभी मान लो ये एक बहुत बड़ी बॉडी है, राइट ना। इसका नाम मैंने अर्थ रख दिया। अर्थ अर्थ के पास मैसिव मास होता है। मैसिव का मतलब बहुत बड़ा मास। अर्थ के पास मास है, राइट ना, क्योंकि अर्थ एक बॉडी है और इस अर्थ के पास एक मास होता है। तो इसको हम मान लो एक तो कैपिटल M से डिनोट कर सकते हैं। कैपिटल M इज द मास, राइट ना। ये क्या है, अर्थ है। तो अर्थ एक बॉडी होने के साथ साथ में इसके पास बहुत बड़ा मास है और बहुत मास होगा तो हम इसको कैपिटल M से डिनोट कर सकते हैं। अगर आपको कैपिटल M से डिनोट नहीं करना तो आप M1 से भी डिनोट कर सकते हैं, या आप इसको मास ऑफ अर्थ ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं। मर्जी आपकी, आपको अंडरस्टैंड करना है। एक तो आप कैपिटल M का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और M1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी होगी M1 और दूसरा मास ऑफ अर्थ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों चीजें आप लोगों को समझना है। और देखो अर्थ के ऊपर बहुत सारी बॉडी होती है। अभी देखो इसके ऊपर छोटी छोटी बॉडी होती है, जैसे कि ये पेड़ होगा, ट्री हो सकती है, यहाँ पे ये कार हो सकती है, बिल्डिंग्स हो सकती है, राइट ना। ये सब बॉडी है अर्थ के कंपैरिजन में। लेकिन ये भी बॉडी है, ये भी बॉडी है, सभी बॉडी है। और ये अर्थ एक अपने आप में बहुत बड़ी बॉडी है। तो ये जो बॉडी दिख रही है आपको, जैसे कि कार, ये ट्री दिख रही है और ये क्या बिल्डिंग्स दिख रही है, या कुछ ऐसे स्टोन्स वगैरह होंगे, कुछ भी बॉडी होगी। तो ये अगर मान लो मैंने ये वाले स्टोन को पकड़ लिया, पत्थर है, इस पत्थर को मैंने कंसिडर किया, तो यहाँ पे मैं उस पत्थर को निकाल देता हूँ। देखो अर्थ के कंपैरिजन में ये पत्थर का जो मास होगा ये कम होगा, जिसको मैं स्मॉल m से डिनोट कर सकता हूँ। ये क्या होगा, स्टोन या पत्थर, आप इसको बोल सकते हैं। कोई भी पत्थर होगा या स्टोन होगा, ये स्टोन का मास कितना होगा, स्मॉल m, तो इसको मैं स्मॉल m से डिनोट कर देता हूँ, राइट। देखो अर्थ का मास ज्यादा है इसलिए मैंने कैपिटल M उसके लिए डिनोट किया था, राइट। और ये जो पत्थर है स्टोन, इसके पास भी मास है तो इसको मैंने स्मॉल m से डिनोट किया। ऐसा क्यों, क्योंकि इस अर्थ के कंपैरिजन में इसका मास एकदम कम होता है, राइट ना। तो इसको हमने स्मॉल m से डिनोट किया। अगर अर्थ को हमने M1 डिसाइड किया तो ये बॉडी को हम M2 डिसाइड करें। क्लियर, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये M1 और M2 मैंने क्यों लिया, क्योंकि जब भी मैं लॉ बनाऊंगा तो वहाँ पे M1 M2 का इस्तेमाल कर सकता हूँ, या कैपिटल M स्मॉल m का इस्तेमाल कर सकता हूँ, या इसको मास ऑफ स्टोन भी मैं लिख सकता हूँ MS, या ऐसा भी लिख सकता हूँ, राइट ना। मतलब ये सारी चीजें हम ये सेकंड बॉडी के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। स्मॉल m मतलब ये भी मास ऑफ द बॉडी होगा, लेकिन किसका, स्टोन का, ये स्मॉल m। और इसको हम M2 भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर हमने पहली बॉडी M1 अर्थ को कंसीडर किया तो ये बॉडी M2 कंसीडर कर सकते हैं, या इसका मास ऑफ स्टोन भी लिख सकते हैं, राइट ना। तो ये बॉडी है। जैसे कि इस पत्थर को मैंने हटा दिया, यहाँ पे ट्री भी अगर मैंने लिखी, ये ट्री भी होगी, तभी भी मैंने इसके बारे में, अगर ये ट्री है तो ये ट्री को भी मैं क्या कंसीडर करूंगा, इसके पास भी मास होगा M, ये भी स्मॉल m ही होगा। कितना भी बड़ा पेड़ हो जाए लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में उसका मास कम ही होगा, तो इसको हम स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं। और इसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं इसको हाइड कर दूं, अर्थ और ट्री की बात करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, M2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, M2। और यहाँ पे आप मास ऑफ ट्री भी लिख सकते हैं, MT भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हमको तो डायरेक्ट M1 M2 कंसिडर करना है, ओके। तो मेरा कहने का मतलब क्या होगा कि कोई भी दो बॉडी होगी, जैसे कि एक बॉडी है और एक बॉडी। अभी मैं आप लोगों को ये दोनों बॉडी के बारे में नॉलेज देता हूँ।
ये बॉडी अर्थ है, अर्थ का मास क्या होगा, कैपिटल एम। ये उसके कंपैरिजन में जो भी चीज़ें, बिल्डिंग्स होगी, मैं हूँ, मेरा भी एक मास है, मैं अर्थ के ऊपर हूँ, तो अर्थ के कंपैरिजन में मेरा मास कुछ भी नहीं है, राइट ना। तो मैं एक बॉडी हूँ और अर्थ है, और अर्थ मुझे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि अर्थ के अंदर में एक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट ना। मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये दो बॉडी के अंदर होता है। जैसे कि मान लो, समझाने के लिए, मैं अगर ये दो बॉडी है, इसका नाम अगर मैं m1 रखूँ, इसका नाम मास का नाम m2 रखूँ, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा। तो ये वाली बॉडी इस अनादर बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी, और ये बॉडी इस दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी। इसका मतलब ये दोनों के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे को क्या करेगी, अपने तरफ खींचेगी। अगर मान लो इसकी ताकत ज़्यादा है, खींचने की ताकत ज़्यादा है, और इसकी कम है, तो ये इसके तरफ अट्रैक्ट होगी। मान लो इसके पास सबसे ज़्यादा ताकत होगी खींचने की, और इसके पास कम फोर्स होगा, तो इसको अपने तरफ खींचेगी। इसका मतलब क्या है, दोनों भी बॉडी आपस में एक दूसरे को खींच सकती है। तो ये किसके कारण, इसके अंदर में एक फोर्स होता है, और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, राइट। तो आइए थोड़े थोड़े हम इसके डेप्थ में जाते हैं कि एक्चुअली इसके फॉर्मूले वगैरह क्या होते हैं, राइट ना। तो सबसे पहले आप लोगों को आई थिंक ये समझा होगा, और ये कैपिटल एन अभी आप लोग क्लियर कर लो कि किसके लिए कौन सा मतलब मास डिनोट करना है। कैपिटल एम आपको जब भी दिखेगा, या मास ऑफ ई, एम ऑफ ई दिखेगा आपको ऐसा, तो ये मास ऑफ अर्थ होगा। M1 आप किसी के लिए भी कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने दो स्टोन लिए, एक पत्थर होगा, मान लो एक पत्थर होगा, दूसरा पत्थर होगा, इसके बीच में भी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसके पास जैसे कि इसका मास मुझे m1 लिखना पड़ेगा, और इसका मास मुझे क्या लिखना पड़ेगा, m2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने m1 इसको कंसिडर किया, तो उसके कंपैरिजन में दूसरी बॉडी, क्योंकि आपको यहाँ पे दो चीजें दिख रही है, एक पत्थर और ये दूसरा पत्थर। तो एक पत्थर के पास मास होगा तो m1, दूसरे पत्थर के पास मास होगा तो m2। इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, जैसे कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F1 मान लो, और इसके ऊपर फोर्स लगेगा F2 मान लो। लेकिन अगर इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ये क्या बन जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2 बन जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम मतलब ये वाला पत्थर इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा होगा, 10 न्यूटन, और ये वाला F2 मतलब दूसरा पत्थर, ये भी इस M1 मतलब ये पहले पत्थर के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप F1 इक्वल टू F2 उसको बोल सकते हैं, राइट ना। तो ये दोनों बॉडी के लिए आप M1 M2 इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर मैं बोलूँ एक अर्थ होगी, ये अर्थ है, उसके कंपैरिजन में दूसरी बॉडी स्टोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप बॉल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बॉल हो सकता है, ये देखो अर्थ के कंपैरिजन में, राइट ना। तो इसका मास हम कैपिटल M ले सकते हैं, और इसको हम स्मॉल m लिख सकते हैं, राइट ना। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, तो ये अर्थ क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, और ये बॉडी भी इसके ऊपर क्या होगी, फोर्स लगाएगी। इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, राइट। तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये सिर्फ अपने अर्थ के लिए ही मतलब ये सारी चीज़ें बनी हुई है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरी यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्योंकि आप अगर अर्थ की, ये तो एक छोटी सी बॉडी है अर्थ के कंपैरिजन में, अगर मान लो ये अर्थ होगा, ये अर्थ है, और मून, ये जो मून है, ये वाला मून होगा, मून ये अर्थ से बहुत ही डिस्टेंस, मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तभी भी इन दोनों के बीच, क्योंकि मून क्या करता है, अर्थ के सराउंडिंग में घूमता है, राइट। तो इन दोनों के बीच में भी कौन सा फोर्स है, ये इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। जितना फोर्स मून भी किसके ऊपर फोर्स लगा रही, अर्थ के ऊपर, और अर्थ भी किसके ऊपर फोर्स लगा रही, मून के ऊपर। और ये दोनों कैसे है आपस में, मतलब ये रोटेट हो रही है, ये अर्थ अपने आप में रोटेट होती है, और ये सन के चक्कर काटती है, और मून किसके चक्कर काटते हैं, अर्थ के। तो ये मून और अर्थ का जो रिलेशन है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में है। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स के अंदर में आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं। और जैसे कि दूसरी बात मैं यहाँ पे बोल दूँ, अर्थ की कहानी और सन की कहानी, यहाँ पे सन ये सन की चक्कर काटती है, और तीन दोनों के बीच में भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये फंडामेंटल फोर्स है, ये यूनिवर्सल फोर्स है,
मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स सबके लिए वैलिड होता है। अगर मैं बोलूँ कि ये दो बॉडी है M1 और M2, इसके अंदर में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ये मैं बोलूँ ये प्लैनेट्स है, ये कोई प्लैनेट होगा, ये दूसरा प्लैनेट होगा, इन दोनों के बीच में अगर ये अपने आप में घूम रहे तो इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, राइट ना। तो आइए बच्चों, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि मैंने किसके लिए क्या डिनोट किया है, राइट ना। तो ये सारी चीज़ें ग्रेविटेशन फोर्स में आती है। तो ये बेसिक था उसका आपको समझाने के लिए मास, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्मॉल एम किसके लिए, कैपिटल एम किसके लिए। तो भी आपके मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए। कैपिटल एम मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से आपको लोगों को समझा दिया कि कैपिटल एम ये अर्थ का बहुत बड़ा मास है, इसलिए हमने कैपिटल एम इस्तेमाल किया है। और ये पत्थर है जो स्टोन है या ट्री होगी, उसके लिए हमने स्मॉल एम कंसिडर किया है, राइट ना। अगर आपको दो बॉडी के बीच में रिलेशन बताना है तो यहाँ पे M1 M2 आप लिख सकते हैं, या कभी कभी आप अर्थ को M1 बोल सकते हैं। और जैसे कि अर्थ और एक बॉडी का आपने रिलेशन दिया, देखो कैपिटल एम और स्मॉल एम है, यहाँ पे आप M1 और M2 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये अर्थ का मास होगा और ये क्या होगा, दूसरी जो भी बॉडी होगी उसका मास होगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। क्लियर बच्चों? आपको आई थिंक ये वाला मतलब ये जो मैंने बताई हुई चीज़ें है आप लोगों को अपने माइंड में स्टोर करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले फोर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फोर्स क्या होता है बच्चों? फोर्स मुझे बताओ, अगर कोई एक बॉडी है, जैसे कि ये वाला रास्ता है और इसके ऊपर एक मैंने बॉल रख दिया ऐसा, राइट। तो फोर्स क्या होता है? अगर मैंने यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दिया, इस बॉडी के पास मास होता है, राइट। हर एक बॉडी के पास मास होता है। तो ये बॉडी के ऊपर मास होता है, धक्का देने से, फोर्स मतलब धक्का देना, फोर्स लगाना मतलब उसको मूव कराने के लिए कुछ तो भी ताकत हम लगाते हैं, फोर्स है। तो ये बॉडी आगे बढ़ती है तो इसके पास एक्सेलरेशन आता है। ये जब आगे जाएगी तो ये बॉडी फोर्स लगाने से आगे जाएगी। तो एक बॉडी को मोशन में लाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। अगर एक बॉडी होगी, जैसे कि ये एक ट्रैक है और ये बॉल, तो ये बॉल को इधर जाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? इसको धक्का देना पड़ेगा, तब जाके ये उधर जाए, राइट। तो ये मतलब क्या है बच्चों? ये फोर्स है। किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। और फोर्स का इस्तेमाल और किस किस के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। फोर्स लगाने से कौन सी चीज़ें पे ऊपर फर्क गिरता है। जैसे कि देखो, अगर एक बॉडी है, ये बॉडी है, इसके पास मास है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊँ तो इसका क्या होगा? देखो, ये पूरी बॉडी बेंड हो गई है। इसका मतलब क्या है? तो फोर्स लगाने से ये जो बॉडी है बेंड हो गई है। मतलब इसका पहले स्ट्रक्चर क्या था? देखो, इसका ओरिजिनल शेप क्या था? फोर्स लगाने से इसका शेप बिगड़ गया, मतलब ये थोड़ा बेंड हो गई। तो फोर्स लगाने से कोई भी बॉडी का शेप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मतलब ये फोर्स किसके उसके ऊपर अफेक्ट करता है? तो देखो, बॉडी के ऊपर अफेक्ट किया, तो अफेक्ट करने से इसका जो ओरिजिनल साइज था वो बेंड हो गया। मतलब फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी बॉडी के शेप एंड साइज को बिगाड़ने की। जैसे कि बलून आपने देखा होगा, बलून को जब आप फुलाते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, राइट ना। तो ये फोर्स का एग्जांपल है बच्चों। मतलब फोर्स लगाने से किसी भी साइज बेंड हो सकती है, उसका शेप एंड साइज बिगड़ सकता है। शेप तो 100% आपको दिख रहा है इसका, देखो शेप बिगड़ रहा है। और फोर्स लगाने से दूसरी चीज़ क्या होगी? फोर्स लगाने से अगर कोई बॉडी मोशन में, जैसे कि बॉडी मोशन में, तो ये अगर बॉडी मोशन में ऐसी, तो आप इसको फोर्स लगा के स्टॉप कर सकते या इसकी स्पीड को आप कम कर सकते। फोर्स लगाने से कोई बॉडी स्टॉप कर, जैसे कि बैट्समैन क्या करता है? बैट्समैन बॉल को हिट करता है, तब जो फील्डर होता है, जब फील्डर के पास वो बॉडी आती है, फील्डर कैच करता है, मतलब वो बॉडी के पास स्पीड होती है, तो ये उसको क्या कर देता है? फोर्स लगा के उसको रोकता है। मतलब स्पीड को भी फोर्स क्या कर देता है? स्पीड को एक तो फास्ट भी कर सकता है, उसको रोक भी सकता है। मतलब स्पीड को स्लोअर भी कर सकता है और फास्ट भी कर सकता है। ये कौन कर सकता है? फोर्स कर सकता है। मतलब जब कोई बॉडी ऐसी अगर जोर से आ रही है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ? ऐसा धक्का देके इसको स्पीड बढ़ा सकता हूँ, या इसको मैं रोक सकता हूँ। कोई बॉडी अगर ऐसी आ रही है तो मैं इसको रोक सकता हूँ, या कोई बॉडी को अगर मैं और उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दूँ तो बॉडी की स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब फोर्स ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी बॉडी की स्पीड को कम करने के लिए या किसी बॉडी को फास्ट चलाने के लिए, राइट।
और तीसरी बात यह है बच्चों कि इसकी डायरेक्शन भी फोर्स चेंज कर सकता है। जैसे कि आप लोग देखो, एक बैट्समैन क्या करता है, बैटिंग करता है, तो एक बॉलर बॉल डालता है, ये उसकी डालने की डायरेक्शन, मतलब ये बैट्समैन है और ये बॉलर है। बॉलर क्या करता है, एक डायरेक्शन में उसका टारगेट होता है कि बैट्समैन को आउट करे, इसलिए वो स्टंप की तरफ वो क्या करता है, बॉल को फेंकता है, मतलब एक डायरेक्शन, एक लेंथ को वो पकड़ता है। लेकिन बैट्समैन क्या करता है, इस आने वाले बॉल को एक तो ऐसा मारेगा तो सीधा जाएगा, मतलब डायरेक्शन चेंज करा देता, मतलब उसने फेंका था मान लो एक डायरेक्शन में, उसने उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस बॉल को हिट करके मार दिया। या क्या कर सकता है, ये बॉल की ये डायरेक्शन को इस प्रकार मार सकता है, मतलब इसने आने वाली जो बॉल की जो डायरेक्शन थी, इस बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। मतलब ये कब होगा, जब मैं इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाऊँ। फोर्स लगाने से उसका डायरेक्शन भी क्या होता है, चेंज होता है। मतलब ये सारी चीज़ें फोर्स लगाने से होती है। फोर्स लगाने से क्या होता है, किसी बॉडी को, एक बॉडी अगर रुकी हुई है तो ये बॉडी चल सकती है, राइट ना। फोर्स लगाने से मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, राइट ना। तो ये बॉडी चले, और फोर्स लगाने से क्या होता है, इसका देखो शेप एंड साइज, शेप बदल गए, शेप बदल गए फोर्स लगाने से। मतलब फोर्स लगाने से शेप बदलने में उसको रिस्पॉन्स, मतलब फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द शेप, ऑल्सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीड, ये स्पीड को कम कर सकता है या उसकी स्पीड बढ़ा सकता है। और लास्ट वाली बात मैंने क्या बोली थी, ये स्पीड की डायरेक्ट, मतलब ये जो आने वाली डायरेक्शन इसको चेंज कर सकता है फोर्स। तो ये फोर्स के अफेक्टेड है, मतलब फोर्स किसके ऊपर अफेक्टेड, एक क्या करेगा, शेप को चेंज करेगा, दूसरी चीज क्या होगी, स्पीड को क्या करेगा, स्पीड को एक तो स्लोअर करेगा, स्लो कर सकता है, स्लोअर या फास्टर, ऐसा कर सकता है फोर्स, क्लियर। और तीसरी चीज क्या होगी बच्चों, तीसरी चीज क्या होगी, ये क्या होगा, ये डायरेक्शन को क्या करता है, डायरेक्शन देता है उसको, मर्जी चाहे डायरेक्शन दे सकता है। अगर एक आधी कार को हमको खाई में ढकेलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बैक साइड में जाके उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट ना। हमको ये बॉडी इधर फेंकना है तो 100% इस डायरेक्शन में हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब डायरेक्शन सेंस यहाँ पे है, शेप भी इसका बदल सकता है, ये बॉडी की स्पीड को कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, और डायरेक्शन भी बदल सकता है। ये फोर्स का काम है बच्चों। आई होप आपको फोर्स के बारे में अंडरस्टैंड होगा। फोर्स का फार्मूला कहता है मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी, अगर रुकी हुई बॉडी है, रुकी हुई बॉडी को आप चलाने के लिए फोर्स लगा सकते हैं, या चलती हुई बॉडी है उसको आप रोकने के लिए फोर्स लगा सकते हैं, राइट। तो या कोई बॉडी है उसको घुमाने के लिए आप फोर्स लगा सकते हैं, है ना। फोर्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो फोर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं बच्चों। जैसे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स खींचने वाला फोर्स होता है, किसी बॉडी को मैं अपने तरफ खींच रहा हूँ, राइट ना, तो पुलिंग बॉडी, उसको क्या बोलूँगा, पुल, मैं अपने तरफ पुल कर रहा हूँ। एक आधा मतलब कोई भी हम जैसे जिम में जाते हैं, जिम में हम क्या करते हैं, ये वेट होता है अपने तरफ खींच लेते, राइट ना। तो ये क्या होगा, पुलिंग, मतलब या कोई बॉल होगा उसके तरफ हम अपनी तरफ खींच रहे, या कोई टेबल है उसको हम खींच रहे, स्कूल में हम ऐसा करते हैं, राइट ना। तो इसको पुलिंग फोर्स बोलते हैं। और पुश करना मतलब क्या होता है, इस बॉडी को मैं धक्का दे, या किसी चीज़ को मैं अपनी तरफ से, मतलब मेरी बॉडी की, अभी अगर मैं एक बॉडी हूँ, मैं अपनी बॉडी से किसी बॉडी को धक्का दे रहा हूँ, मतलब उसको पुल करना बोलते हैं, धकेलना, मतलब मेरे बॉडी से उसको मैं दूर कर रहा हूँ, तो उसको पुल बोलते हैं। पुश करना मतलब मेरी बॉडी की तरफ उसको मैं बुला रहा हूँ, अटैक कर रहा, खींच रहा, ये पुश करना, राइट ना। ये पुश फोर्स, पुलिंग फोर्स भी होता है, राइट ना बच्चों। और सूडो फोर्स भी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, राइट ना। फोर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो इसी फोर्स के टाइप में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, बहुत सारे फोर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो ये फोर्स के टाइप में से हमको एक ग्रेविटेशनल फोर्स को अंडरस्टैंड करना है, और साथ साथ में हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल भी फोर्स यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो फोर्स मतलब कोई एक पर्टिकुलरली फोर्स नहीं है, फोर्स हर जगह होता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, जब हम चार्जेस की बात करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आएगा, जब ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, राइट ना। मतलब ये फोर्स हर जगह अपना अपना काम करके आता है, तो हम उसको अपने अपने तरीके से उसको डिराइव करते हैं, उसको हम अपने अपने तरीके से समझते हैं। लेकिन फोर्स होता है, फोर्स का मेन कारण क्या है, फोर्स किसी की स्पीड को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है। फोर्स क्या करता है, शेप एंड साइज में चेंज, उसके शेप में चेंज आ सकते हैं, डायरेक्शंस भी वो देता है। तो ये फोर्स के बारे में नॉलेज था बच्चों।
तो आइए थोड़ा न्यूटन के बारे में, जो ग्रेट साइंटिस्ट है न्यूटन, उनके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट है न्यूटन, ये एक बार आपको तो कहानी पता ही है, मैं उसकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, लेकिन ये समझाने जा रहा हूँ कि ग्रेविटेशन का मतलब जो मतलब स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई है ना। इसके पहले भी वो केपलर्स नाम के साइंटिस्ट थे, गैलीलियो थे, उन्होंने ग्रेविटेशन के ऊपर कंसेप्ट दिए थे, लेकिन उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया हमारे ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन ने। इन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया, उनको अच्छी तरह से समझा और लोगों के सामने वो सारी चीज़ें हमको दी है। उनके बहुत बड़ी बड़ी किताबें थी, वो प्रिंसिपिया करके, वो मैथमेटिशियन भी थे, उनका बहुत बड़ा ग्रेट वर्क है। उन्होंने कैलकुलस की एक मैथमेटिक्स की नई ब्रांच हमको दी थी, कैलकुलस करके। तो ये ग्रेट साइंटिस्ट है न्यूटन। तो इन्होंने ग्रेविटी के बारे में किस प्रकार समझा और इस लोगों को किस प्रकार समझाया। तो एक बार उनकी कहानी हमको पता है कि वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठ गए थे और ऊपर से एक एप्पल उनके सर के ऊपर आके गिरा। तो उन्होंने सोचा कि यार ये बॉडी नीचे क्यों आ गई, ये बॉडी ऊपर में भी तो, हवा में भी तो जा सकती है, ये बॉडी ऊपर में भी जा सकती है, या ये बॉडी ऐसी जा सकती है हॉरिजॉन्टल। अगर ये पेड़ है, यहाँ पे एप्पल था, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों आई, ये ऐसे भी जा सकती है हॉरिजॉन्टल, राइट ना, या ये वर्टिकली अपवर्ड भी जा सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ ये कहाँ पे आई, ये अर्थ के सेंटर की तरफ ये बॉडी मूव करी, मतलब वो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तब उन्होंने ये सोचा कि यार मतलब ये बॉडी ना ऊपर जा सकती है ना हॉरिजॉन्टली जा सकती है, इसका मतलब अर्थ के अंदर में एक बहुत बड़ा फोर्स होगा, इसलिए अर्थ के पास किसी बॉडी को खींचने की ताकत होगी, इसलिए तो ये बॉडी ऊपर नहीं गई, ऊपर मतलब हवा में नहीं गई, या हवा में वो फ्लोट नहीं हुई, या हॉरिजॉन्टली गई नहीं, ये टूवर्ड द सेंटर की तरफ, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ इसका मतलब मोशन था। तब न्यूटन साहब ने दिमाग लगाया, न्यूटन सर ने दिमाग लगाया कि अर्थ के अंदर में 100% कुछ तो भी ताकत है, कुछ तो भी फोर्स है। तब उस फोर्स को उन्होंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के अंदर में ग्रेविटी है, राइट ना। इस प्रकार वो ग्रेविटेशन का मतलब कंसेप्ट हम लोगों के सामने आया। तो ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल था बच्चों, मैंने आप लोगों को इसके मतलब पूरी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। स्मॉल एम किसके लिए यूज़ करना है, कैपिटल एम किसके लिए यूज़ करना है। और आपको एक जाते जाते एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, वेट। वेट का फार्मूला क्या होता है, अगर ये अर्थ है, अर्थ के पास कैपिटल एम होता है, इसके ऊपर अगर कोई बॉडी है या आदमी खड़ा है, देखो आदमी, इस आदमी के पास भी एक मैन इसके ऊपर खड़ा होगा, तो इस मैन के पास भी मास होगा, इसका मास क्या होगा, स्मॉल एम। और ये अर्थ, इसकी ये बॉडी और ये बॉडी, इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन, ग्रेविटी। और ये अर्थ की तरफ रुका हुआ, जैसे कि मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूँ, राइट ना, मैं आसमान में खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। तो इसका मतलब इसके ऊपर मास है, इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट होती है, तो ये mg बन जाता है। और mg इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, वेट होता है। वेट, इस आदमी का वेट, ये वेट होगा, इसको आप शॉर्टकट में wt लिख सकते हैं, वेट। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटी। और ग्रेविटी की वैल्यू आप लोगों को पता है, ग्रेविटी क्या होता है बच्चों, 9.8। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका यूनिट होता है, राइट ना। तो ये ग्रेविटी कहाँ की है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब मेरे पास मास है और मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुझ पे लग रही है। ये जी मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बारे में भी समझ लो, जी का नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू कितनी है, 9.8। यूनिट कितना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट, ये इसको यूनिट बोला जाता है बच्चों, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। ये यूनिट है, ये वैल्यू है, और इसका नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये किसी भी बॉडी के ऊपर लगती है तो वो mg बन जाता है, और mg क्या होता है, वेट होता है, राइट। तो ये वेट का फॉर्मूला है। ओके, आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। कल हम लेक्चर नंबर 2 बनाएंगे, तो उस लेक्चर नंबर 2 में हम कुछ और न्यूटन के फार्मूलेज और ग्रेविटेशनल फोर्स, केपलर्स लॉ के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।